तो शिक्षण अभिवृत्ति पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपक्रम का उदाहरण कौन से है? तो मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपक्रम ये हमारा पीयर इवैल्यूएशन या समकक्ष मूल्यांकन ही होगा, ना कि नॉर्म रेफरेंस्ड, ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग या ट्रेडिशनल। मूल्यांकन और आकलन किसी शिक्षण अधिगम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मूल्यांकन प्रणाली छात्र व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रभावशाली हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें नित्य नए विद्यार्थियों को उपागम की खोज की जाती है। ठीक, एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली के नवाचार के कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे पहला है क्रेडिट संचय संचारी प्रणाली अपनाई जाए, अंकों में सुधार की व्यवस्था की जाए, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाए, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र जारी करना हो, उत्तीर्ण प्रमाण मानदंड हो, सामूहिक नकल पर नीति हो, मतलब नकल ना हो पाए, सार्वजनिक परीक्षा शुल्क हो। ये सब अच्छी मूल्यांकन समान स्थिति के अन्य छात्रों द्वारा एक छात्र के कार्य का आकलन है। राइट, अब देखते हैं इसके फोल्डिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके फोल्डिंग के उदाहरण हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत एवं सूत्र प्रदान करना, या विद्यार्थियों को अपने आप से समस्याओं को हल करने देना, ये नहीं है इसके फोल्डिंग में। विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के चिंतन को निर्धारित करने के लिए सूचक प्रश्न करना। तो BCAD, BD और ABCD, तो ABCD तो है नहीं, दूसरा चौथा कट। ए हमारा है कि समस्या के समाधान के लिए संकेत एवं सूत्र प्रदान करना, और डी हमारा है विद्यार्थियों के चिंतन को निर्देशित करने के लिए सूचक प्रश्न पूछना। ना हमारा है कि शिक्षा विद्यार्थी अपने आप से समस्या को हल करें, ना तो है कि विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना। ए भी नहीं है, बी सी नहीं, ए और डी। यहाँ पर व्याख्या में देखें तो वाइगोत्स्की और इसके फोल्डिंग, वाइगोत्स्की का इसका फोल्डिंग सिद्धांत यह है, बालक के लिए उपलब्ध सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। किसी कार्य करने को बालक को प्राप्त होने वाली सामाजिक सहायता इसके फोल्डिंग है। राइट, यह अस्थायी होता है। जब बालक प्रशिक्षित हो जाता है या सीख जाता है तो इसके फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं रह जाती। या भाषा शिक्षण या पठन शिक्षण में इसका फोल्डिंग प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला दूसरा तो इसमें दिया है किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत और सूत्र प्रदान करना, और विद्यार्थियों को चिंतन के निर्देश करने सूचक प्रश्न पूछना। ये दो इसके फोल्डिंग में आएंगे। दो और हैं, सचित्र पुस्तकों को दिखाकर कहानी कहने के लिए कहना। जैसे हम कुछ भी दिखा दें, वो जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जब होता ही है तो बच्चे को इसी तरह कुछ सिखाया जाता है। उसको आम दिखाया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, तमाम तरीके से कठपुतली नृत्य के साथ कहानी कथना, तो ये सारे इसके फोल्डिंग में आते हैं। राइट, नेक्स्ट है ICT साधन मानचित्रण से संबंध है। माइंड मैपिंग से संबंध बता रहा है कि ICT का किस तरह संबंध है। माइंड मिस्टर, एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जा रहा है, हम देख रहे हैं किसी न किसी स्थिति में आ जा रहा है। माइंड मिस्टर, एक्स माइंड, सी मैप, स्क्रीन कास्टोमेटिक, एडोब फोटोशॉप। तो माइंड मिस्टर भी आएगा, एक्स माइंड भी आएगा और सी मैप भी आएगा। स्क्रीन कास्टोमेटिक और एडोब फोटोशॉप ये नहीं आएगा। इसे हमें याद ही करना होगा, नहीं तो हम इसे पढ़ते पढ़ते हर शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते देखते ही मनन कर लेंगे। व्याख्या देखें तो माइंड मैपिंग क्रम और संरचना की चिंता के बिना विचारों को व्यवस्थित रूप से विचार मंथन करने का एक आसान तरीका है। यह आपको विश्लेषण और असमन में सहायता करने के लिए अपने विचारों को दृढ़ रूप से संरचित करने की अनुमति देता है। कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो माइंड मैपिंग एक गैर रेखीय प्रक्रियागत से उपयोग करके एक केंद्रीय अवधारणा या विषय से जुड़े व्यवस्थित किए गए कार्यों, शब्दों या अवधारणाओं या वस्तुओं प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आरेख है जो उपयोगकर्ता को केंद्रीय अवधारणाओं के चारों ओर एक सहज ढांचा बनाने की अनुमति देता है। एक माइंड मैप नीरस जानकारी की एक सूची को एक रंगीन, यादगार और उच्च संगठित आरेख में बदल सकता है, जो आपके मस्तिष्क के काम करने की प्राकृतिक तरीके के अनुरूप काम करता है। जैसे है कि ICT माइंड मैपिंग से संबंध प्रमुख ICT साधन कौन कौन से हैं। तो पहला है माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर के ऑनलाइन माइंड मैपिंग एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को क्लाउड से के माध्यम से अपने विचारों को देखने, साझा करने और प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। माइंडमो दूसरा है। माइंडमो एक बहुमुखी प्रीमियम सहयोगी माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग और आउटलाइनिंग टूल है। पॉपलेट यह हमारे विचारों को पकड़ने और व्यवस्थित करने का सबसे सरल तरीका है। और कुछ है माइंड मैप के संबंध ICT टूल्स, जैसे एक्स माइंड, सी मैप, आयोवा, सिंपल माइंड, माइंड अप, माइंड नोड, काकू, माइंडली, माइरो, विजियो इत्यादि। राइट, ऐसे सुनते रहेंगे तो याद ही हो जाएगा, हमारा इतना विश्वास है।
नेक्स्ट है स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र इन संबंधित विषय का नाम है। इसको भी हम याद करवाएंगे, आप कैसे याद होता है, ध्यान से देखते रहिए बस। तो भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिक रसायन से संबंधित विषय का नाम कौन सा है? वागीश है, सारस्वत है, आर्यभट्ट है, प्रबंधन। तो आर्यभट्ट से हम अगर जा सकते हैं, जैसे आर्यभट्ट को अर्थशास्त्र का तो पुरोधा माना जाता है, तो यहाँ पर गणित भौतिक विज्ञान आ ही गए, तो भौतिकी गणित से रिलेट करो अर्थशास्त्र को, और आर्यभट्ट को यहाँ पर हम बाई कॉमन सेंस मारेंगे। अगर ना भी आए तो वागीश, सारस्वत, प्रबंध पे नहीं जाएंगे, राइट। सीईसी इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। सीईसी 1100 प्रभा डीटी या चैनलों के लिए गैर तकनीकी स्नातक यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इन चैनलों पर उच्च गुणवत्ता सूचक शैक्षिक कार्यक्रमों को 24/7 प्रसारित करने के लिए जी सेट 15 ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक चैनल प्रतिदिन 8 घंटे नए कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जो दिन में 3 बार पुनः प्रसारित किए जाते हैं, जिससे शिक्षार्थी इन्हें अपनी असुविधानुसार देख सकते हैं। ये चैनल निःशुल्क फ्री टू एयर उपलब्ध हैं और इन्हें डीडी फ्री डिश और डिश टीवी पर देखा जा सकता है। हाल ही में व्यास चैनल को स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल की सूची में शामिल किया गया। ये केवल आपको सुनना है, बस हम जो कह रहे हैं, क्योंकि ये पूछ भी सकता है इसके बीच से उठा करके कुछ चीज़ें, जैसे पूछ सकता है व्यास चैनल को स्वयं प्रभा से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, सूची में शामिल किया नहीं किया गया है, ईटीसी करके। तो कुछ हम 11 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों को देखते हैं। यहाँ पर है ये चैनल नंबर 1, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ इसमें ब्लैक ज़्यादा है। तो पहला है स्वयं प्रभा, चैनल नंबर 1 है जो, तो स्वयं प्रभा, वो स्वयं प्रभा मतलब चैनल नंबर 1 जो है, अगर इसकी विषय की बात करें तो लैंग्वेज और लिटरेचर है, और इसके चैनल का नाम क्या है? वागीश है, राइट। तो लिटरेचर आएगा तो हम वागीश पे जाएंगे। दूसरा है हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलासफी। कल्चर से हम जोड़ सकते हैं संस्कृति को, अगर इस तरह आएगा तो हम संस्कृति चैनल का नाम जानेंगे। फिर है सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज, सोशल और बिहेवियर साइंसेज जाएंगे तो हम प्रबोध पे जाएंगे। चैनल नंबर 3 है एजुकेशन एंड होम साइंस, होम साइंस और एजुकेशन पे जाएंगे तो चैनल स्वयं प्रभा 4 और चैनल का नाम है सारस्वत, राइट। और स्वयं प्रभा 5 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये प्रबंधन पे जाएगा। प्रबोध प्रबंधन में अंतर है, मैनेजमेंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से मैनेजमेंट हम मिला लेंगे। वैसे स्वयं प्रभा नंबर 5 नंबर याद करना है। स्वयं प्रभा नंबर 6 लॉ एंड लीगल स्टडीज, विधिक मतलब लीगली चीज़ जो कह रहा है तो इसी पे आएगा, स्वयं प्रभा 6 नंबर पे आता है। फिर 7 इकोनॉमिक एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स बात करेंगे तो हम कौटिल्य पे जाएंगे, ठीक। आर्यभट्ट तो गणितज्ञ थे, कौटिल्य अर्थशास्त्री हैं, राइट। तो गणितज्ञ थे तो उसमें गणित आया भी था अभी जो पैसे किए, तो यहाँ इकोनॉमिक्स आएगा तो अर्थशास्त्री कौटिल्य हैं। 8 नंबर है फिजिकल एंड अर्थ साइंसेज, तो आर्यभट्ट हैं। स्वयं प्रभा नंबर 9 देखें तो लाइफ साइंसेज, ये स्पंदन आएगा चैनल का नाम। स्वयं प्रभा 10 देखें अप्लाइड साइंसेज, ये दक्ष आएगा। और एक स्वयं प्रभा 21 देखें तो व्यास हायर एजुकेशन चैनल, ये व्यास यही जोड़ा गया है अभी, राइट। अगर हम इसको याद करने कहें तो अगर हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि हम सबसे पहले क्या जानते हैं पैदा होते हैं, तो जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे वैसे हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक पे जाएंगे लैंग्वेज लिटरेचर सीखेगा, सबसे पहले लैंग्वेज ही सीखेगा तो वागीश आएगा। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे जाएँ तो वो जैसे लैंग्वेज जान जाएगा तो हिस्ट्री जानने की कोशिश करेगा, हिस्ट्री कल्चर। फिर 2 पे आ रहा है तो ये संस्कृत हो जाएगा। फिर जब हिस्ट्री जान जाएगा तो सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज जानने की कोशिश करेगा, तो ये 3 नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे जब बिहेवियर पता होगा, बिहेवियर साइंसेज पता लग जाए तो वो एजुकेट होना चाहेगा, तो एजुकेशन और होम साइंस पे आ जाएगा। 4 नंबर पे आएंगे, जब ये भी आ जाएगा तो हम इंफॉर्मेशन को डेवलप करेंगे, कम्युनिकेशन को डेवलप करेंगे, मैनेजमेंट को डेवलप करेंगे, तो 5 नंबर पे आ जाएगा। जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम लॉ और लीगल स्टडीज को जानना सीखेंगे। इसके बाद हम अपना फिर जब लॉ आ जाएगा तो इसे जो कमाएंगे उसको इकोनॉमिक के रूप में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाएगी तो फिजिकल और अर्थ साइंसेज भी आ जाएगा, लाइफ साइंसेज, फिर अप्लाइड साइंसेज, फिर राइट। कुछ इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। नेक्स्ट है आदिगम के मानवतावादी उपागम निम्नलिखित में से कौन से हैं?
क्या दिया गया है, अधिगम की मानवतावादी उपगम मतलब कि व्हिच आर द फॉलोइंग आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। यह बेहतर अधिगम हेतु आत्मप्रेरणा बल देता है, इसका बल उच्चतम स्तर के अधिगम पर है या जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। यह अधिगम करता कि क्रियाशीलता को बढ़ाता है, या इसका मानना है कि अधिगम तब प्रभावी हो जाता है जब यह आवश्यकता आधारित होता है। तो यहाँ पर हमारा सब का सब सही है, ऐसा कोई नहीं है जो निगेटिव फैक्टर को यहाँ पर प्रदर्शित करता हो। तो ABCDE पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, राइट। इसकी व्याख्या देखें तो अधिगम की मानवतावादी उपागम सिद्धांत का अधिगम ऐसी मानवीय प्रक्रिया माना जाता है जिसमें मानव के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसमें अधिगम के किसी भी रूप में बालक पर लादा नहीं जाता है, बल्कि बालक स्वयं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं की संतुष्टि हेतु कार्य करते हुए अपेक्षित अधिगम प्रभावों के उपागम समर्थक जैसे कार्ल रोजर्स या मैस्लो आदि मनोवैज्ञानिक है। तो अधिगम की मानवता उपगम कुछ ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं, ABCD आर राइट। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेट के क्वेश्चनों पर। शिक्षणावृत्ति। एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्य क्रियात्मक गैलरी बनाना चाहती है, तो कौन से साधन सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। इसमें ICT और शिक्षणावृत्ति दोनों को ऐड किया गया है। ठीक, जैसे कला शिक्षा अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों और नयन गैलरी बनाना चाहती है, तो पहला स्क्रीन कास्टोमेटिक पैडलेट एडेप्टल मेंटीमीटर। तो मेंटीमीटर तो खूब चला अब तक। अब आता है पैडलेट। पैड जैसे अगर हम देखें इसको कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका कलाकारों की अनन्य क्रियात्मक गैलरी बनाना चाहती है, तो गैलरी में हम अगर मेंटीमीटर तो आएगा नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा गया एटेप्जल स्क्रीन कास्टोमेटिक पैडलेट। पैडलेट वह उपयोगी साधन है जिसका उपयोग करके एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्य क्रियात्मक गैलरी बनाना चाहती है। यह पैडलेट एक डिजिटल बुलेटिन कार्ड है जो सहयोगी एवं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है जो विभिन्न प्रकार के पोस्ट, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और लिंक के लिए एक या एकाधिक दीवारें बना सकते हैं। पैडलेट एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर AA सर्विसेज प्रदान करता है जो एक वास्तविक समय सहयोगी वेब प्लेटफॉर्म की मेजबानी करता है, जिसमें उपयोगकर्ता पैडलेट नामक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड पर सामग्री अपलोड व्यवस्थित और साझा कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहने मतलब पैडलेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार के होता है जो व्हाइट बोर्ड की तरह होता है जिस पर हम पोस्ट, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, लिंक के लिए एक अधिक हम दीवारें या वाल बना सकते हैं, राइट। कहने मतलब है कि हम पैडलेट पर लिखेंगे ही। पैड जानते ही हो, पैड जैसे पेपरों में जाते थे, हम पैड लेकर जाते थे, उस पर रख करके अपनी कॉपी को उत्तर लिखते थे। सेम एज अब AICT में डेवलप हो गया है, तो हम उस पर केवल अपने ICT पेन के द्वारा सब कुछ करेंगे, ठीक, वही है। नेक्स्ट है सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करने का अलग मतलब कि विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है उसका इफेक्टिविटी क्या है हमारे ऊपर। तो स्पष्टता और व्यापकता, सामग्री की मात्रा, अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। तो देखते हैं उत्तर में। उत्तर A, दूसरा है ACD और तीसरा CD और चौथा BD। तो हमारा ACD यहाँ पर B वाला ऑप्शन रॉन्ग है। सामग्री की मात्रा, बाकी स्पष्टता व्यापकता होनी चाहिए, अधिगमकर्ता की स्तर की उपयुक्तता होनी चाहिए, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता होनी चाहिए। B हमारा नहीं होगा, बाकी हमारा तीनों सही। इसकी व्याख्या देखें तो शिक्षण सहायक सामग्री विभिन्न तरीकों के छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक सुनने के लिए विभिन्न सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार के होती है मुख्य रूप से, जैसे पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरा है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। पारंपरिक और आधुनिक की बात करें, पारंपरिक चाक और डस्टर बोर्ड यही होता था, या हम जो ग्लोब होता था उसको चाहे बॉल के रूप में या पोस्टर के रूप में ये दिखा सकते थे, चार्ट में कुछ बनवा सकते थे, ये पारंपरिक थी। और आधुनिक आज की क्या हो गई हैं कि हम अब व्हाइट बोर्ड से चले गए हैं पैड पर, या हम वो सारे डिजिटलाइज कर दिए हैं
व्हाइट बोर्ड को। ऑडियो वीडियो तमाम तरीके से अब हम मतलब कि ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, तमाम तरीके से शिक्षाएँ उपलब्ध हैं, जैसे आप यहाँ पर सुन रहे हैं, बाय यूट्यूब माध्यम से, बाय जूम माध्यम से, तमाम एप्लीकेशन ऐसे हैं कि अब आजकल हम शिक्षण को कर सकते हैं आसानी से। तो स्पष्टता व्यापकता होनी चाहिए, अधिगम की कर्ता के स्तर के लिए उपयुक्तता होनी चाहिए, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। स्पष्टता व्यापकता मतलब है कि जो देखें जो सुने वो स्पष्ट और अच्छा हो, मतलब कि यूजफुल हो। और आयु स्तर के लिए कह रहा है, जैसे अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा नियम निकाला है कि 18 साल से बच्चे जिनकी आयु कम होगी 18 साल से, उनको हम सोशल मीडिया पे नहीं जाने देंगे। तो वो आयु स्तर के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे मोबाइल फ़ोन का यूज कब करें कैसे ना करें, वो अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं मोबाइल पे, तो इसलिए वो आयु स्तर के लिए उपयुक्तता यहाँ पर जरूरी है। अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता, ये प्रासंगिकता तो ही है, तो इसलिए ACD राइट। नेक्स्ट है, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो किसका उदाहरण है? अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम की द्विपक्षीय अंतरण। कह रहा है कि आपके दोस्त के मोबाइल नंबर बदल दिया है, आप अक्सर उसके पुराने नंबर, तो ये क्या है? ये नकारात्मक अंतरण है, सकारात्मक कभी नहीं होगा, शून्य हो ही नहीं सकता, द्विपक्षीय हो तो है ही है, बट ये नकारात्मक अंतरण है, राइट। यदि आपके मित्र को मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप फ़ोन करते हैं, तो अधिगम का नकारात्मक है। जैसे तेलुगु बोलने से मलयालम सीखने में बाधा आती है, इसी प्रकार दाहिनी ओर के वाहनों पर गाड़ी चलाने के से बाईं ओर वाहन अनुकूलन करना सीखने में बाधा पहुंचती है। वही चीज़ें हैं, जैसे आप एनी लैंग्वेज जानते हो हिंदी छोड़ करके, तो आप हिंदी में क्या ही सीखेंगे, या कोई बंगाली सीखता हो हिंदी छोड़ करके तो क्या सीखें।